1 ATM इक्वल टू कितना पास्कल, ये लिखिए 1 ATM इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है ना। वैसे होता है सही कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, लेकिन आप अगर मोटा मोटे तौर पर 1 कितना भी याद रख लोगे 10 की पावर 5 पास्कल, वो भी चल जाएगा, काम बहुत बेहतर है, ठीक है ना। 1 ATM इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। ओके जी, 1 ATM 1 टॉर इक्वल टू 1 टॉर TORR 1 टॉर इक्वल टू 133.28 पास्कल, 133.28 पास्कल, ये अलग से यूनिट है। तीसरा देखो 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, ये सही एग्जैक्टली 10 की पावर 5 होता है। वो 1 बार जो होता है वो एग्जैक्टली 10 की पावर 5 होता है, और 1 ATM जो होता है वो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं तो दोनों को सेम ही यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ATM इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार, लगभग इक्वल होता है, पूरी तरीके से इक्वल नहीं होता लेकिन लगभग इक्वल होता है। 1 ATM इक्वल टू 1 बार है ना, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। ओके, वन पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। छठा 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, या फिर 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा। ये 4-5 कुछ यूनिट्स हैं, स्पेशल हैं ये, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद टॉपिक लिखेंगे जल्दी से। अगला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ ये वाला Hg मतलब मरकरी, ये वाला Hg मतलब मरकरी, मतलब क्या समझे अभी बताऊंगा। अभी ये टॉपिक पढ़ लें उसका ये बताऊंगा कारण, क्योंकि इसका ये जो 760 mm है सर, ये तो लेंथ है, और ये मरकरी, इसका क्या रिलेशन है अभी बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब मैं बताऊंगा कि जब कोई लिक्विड किसी कॉलम के अंदर भरा होता है ना, उसे बैठो इधर है ना, अबे के साथ नहीं बेहतर होगा, अबे के साथ बैठो, या फिर उसके साथ बैठो उदय के, है ना, उदय के साथ बैठो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलो अभी ध्यान लगाओ, जब मैं आपसे कहूंगा कि कोई लिक्विड कॉलम जितना हाइट तक भरा होता है, बॉटम पर उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, जितनी ज्यादा ऊंचाई तक भरा होगा। मतलब किसी भी लिक्विड के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड on the bottom of the container depends upon the height of the liquid rises into the container। जितनी ऊंचाई तक उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ होगा, उस ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात ना, दो चीजों पर डिपेंड करता है। हालांकि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम मानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी हर जगह सेम रहती है, हालांकि होती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सिर्फ ग्रेविटेशन चैप्टर में ही हम इतना मानते हैं कि ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, लेकिन हम इसके अलावा किसी भी चैप्टर में जब ग्रेविटी को पढ़ते हैं तो हम यही मान लेते हैं कि हर जगह जी की वैल्यू कितनी रहेगी 9.8, और अगर अप्रॉक्स में लेंगे तो 10। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। जब कोई बात करे स्पेशली ग्रेविटी के ही बारे में, बात कर रहा हो, तब आप उसको स्पेसिफिकली बताएंगे कि नहीं सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर जगह सेम नहीं होता, क्योंकि वो क्यों उसी बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब कहीं बात हो रही हो कि भाई वेट बताओ बॉडी का कितना होगा, तो मान लो कि सर ठीक है ओके इतना ही होगा, इससे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी हम जो अभी टॉपिक करने जा रहे हैं वो यही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या आएगा फॉर्मूला, P बराबर H रो G, ठीक है ना, H रो G, वेयर H इज द हाइट, रो इज द डेंसिटी एंड G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। तो इसका मतलब तीन चीज़ों पर डिपेंड किया, लेकिन G को भी आप हटा दो तो दो चीज़ों पर डिपेंड किया, हाइट और डेंसिटी। तो उसी तरह से जो ये बताया मैंने कि 760 mm ऑफ Hg, मतलब कहने का यह है कि अगर किसी लिक्विड कॉलम में, अगर किसी कंटेनर में या किसी ट्यूब में 760 mm तक, या ये कह लो 76 सेंटीमीटर तक, कितना 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर मरकरी भरी हो तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी बॉटम पर, तो हम जवाब देंगे कितना 180 m। आई बात समझ में, 180 m, ठीक है, क्योंकि 76 सेंटीमीटर हाइट पर इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 m के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना, अभी करवाएंगे उसको, लेकिन पहले ये प्रूफ कर लें कि P बराबर H रो G होता है, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
समझ में आ रही बात ना? बड़े काम की बात है ये, यही सब तो है। ये मैं दिमाग से निकल के अभी कराऊंगा इसको ना, एक्सपेरिमेंट कराने हैं, ठीक है ना। ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो पानी ट्यूब के अंदर भरा है या वो पानी इस टैंक के अंदर भरा है। समझ में आ रही बात? एक बार फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। 1 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ इतना बड़ा टैंक, 1 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ पानी का इतना बड़ा टैंक, मतलब इतना चौड़ा इस ये वाला टैंक, ठीक है। और 1 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई एक बॉटल, ठीक है ना। दोनों का प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? नहीं समझे? क्योंकि साथ साथ क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। सर जब आप ये कह रहे हैं ना इतना बड़ा टैंक, उसमें क्वांटिटी बढ़ गई है, बात मानता हूं, लेकिन जितनी क्वांटिटी बढ़ी है उसके हिसाब से एरिया भी बढ़ गया है। और वैसे भी जब मैंने बोल दिया कि प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर H रो G, मींस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रही बात ना? लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कितने बड़े बर्तन में भरा है, सिर्फ ऊंचाई पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हाइट होती चली जाएगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। नहीं समझे? मेरी बात को समझ में आ रही कि नहीं? एक 2 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल भर लीजिए पूरी, ठीक है ना। पेप्सी की 2 लीटर की बोतल भर ली आपने पूरी पानी से, और एक पूरा टैंक भर लीजिए अपना, कितना 2000 लीटर वाला, 1000 लीटर वाला जो आपके घर पे रखा हुआ है टैंक, वो पूरा भर लीजिए। 2 लीटर वाली बोतल को 4 मंजिल पे ले जाके रख दीजिए, और 2 लीटर वाले टैंक 1000 लीटर वाले टैंक को 2 मंजिल पर रखिए, उसको 4 मंजिल पे, इसको 2 मंजिल पर रखिए, और फिर दोनों से पाइप ला करके टैप दोनों का खोल दीजिए एक साथ। पानी जल्दी से किसका ज़्यादा आएगा? 2 लीटर वाले टैंक, 2 लीटर वाली बोतल से ज़्यादा आएगा। कारण इस बात से कोई मतलब नहीं कि पानी कितना ज़्यादा था उसमें। समझ में आ रही बात ना? हाँ, जितना था वो जल्दी खत्म हो जाएगी, एक अलग बात है। अमाउंट जल्दी खत्म हो जाएगा भाई, बोतल जल्दी खाली हो जाएगी, एक अलग बात है, क्योंकि उसमें पानी कम है। लेकिन प्रेशर किसका ज़्यादा है, यानी कि किससे, कौन सा टैप से पानी तेज निकलेगा, ज्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा, तो हम कहेंगे सर वो जो 2 लीटर का टैंक, 2 लीटर की जो आपकी बोतल थी ना, उससे निकलने वाला पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। समझिए, चाहे तुम्हें कितना, देखो वहां का 1000 लीटर पानी भरा हुआ है और वहां केवल 2 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इस बात से कोई मतलब नहीं होता, बार बार कह रहा हूं, कि वो कितनी चौड़ाई, कितना पाना, कितना अमाउंट है। फर्क इस बात से पड़ता है कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे, चलो पहले प्रूफ कर ले, पहले टॉपिक कर लेते हैं, फिर और चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। लिखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, टॉपिक का नाम डालेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, किसी एक लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किए गए प्रेशर का फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, अब इसमें लिखिए, कंसिडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, कंसिडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। हाँ, वही एक 2 लीटर की बोतल आप पानी की भरें, और वही एक 2 लीटर की बोतल आप तेल की भरें, और वही एक 2 लीटर की बोतल आप मरकरी की भरें, तो सबका प्रेशर, कारण सबकी डेंसिटी अलग अलग है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या लिखा, कंसिडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेन्ड इन ए वेसल, कंसिडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेन्ड इन ए वेसल एज शोन इन फिगर। मान लीजिए कि इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं ना, तो कभी भी एक्सट्रीम लेवल से नहीं करते, मिड से करते हैं। ये बात कई बार बता ली ये बात, ठीक है ना। मतलब मिड से मेरा मतलब एक्सट्रीम, एकदम ऊपर से एकदम नीचे से नहीं करते। तो हम इसीलिए इसका भी क्या करेंगे, इसमें एक लिक्विड कॉलम इमेजिन कर लेंगे, अपने मन से इमेजिनरी एक कॉलम ले लेंगे इसके अंदर। पहले ये टैंक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब इसको लिखो, लिखिए, लेट अस फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, let us find the pressure difference between 2 points A and B, between 2 points A and B. Let us find the pressure difference between 2 points A and B, separated by a distance small h.
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल h। ए और बी के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली है? स्मॉल h ले ली है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, मान लो कि ये जो ए और बी है ना, जिन दो मुझे पता करना है इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं ना तो इसको यहां से कंसीडर कर रहा कहानी को, ना यहां से। कारण क्योंकि अगर मुझे ये करना हुआ, अगर मुझे यहां से लेना होगा तो मैं स्पेशल केस में बना दूंगा उसको, और यहां लेना होगा बी पॉइंट को तो उसको भी स्पेशल केस में बना दूंगा। समझ में आ रही बात ना? वो स्पेशल केस में आ जाएगा, क्योंकि हम तो जानना चाहते हैं कि मान लो, जरूरी नहीं है, अगर मैंने केवल आपसे पूछा कि एक टैंक है जिसमें कि 1 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है और हमने 10-10 सेंटीमीटर पे निशान लगाए हुए हैं, और मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वाले निशान के बीच में कितना प्रेशर होगा? समझ में आ रही बात ना? तो फिर मुझे हाइट केवल कौन सी लेनी होगी? बस 40 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच की हाइट लेनी होगी। अगर मैं बॉटम पे प्रेशर पूछ रहा हूँ तो फिर समझ में आ रही बात? बहुत ध्यान सुनो क्या कह रहा हूं। अगर एक टैंक में पानी भरा हुआ है 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक और मैंने 10-10 सेंटीमीटर पे निशान लगाए हुए हैं, तो अगर मैं आपसे कहूंगा बताओ 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच कितना प्रेशर है, यानी कि 30 सेंटीमीटर नीचे अगर कोई पॉइंट रखा जाए तो उसके ऊपर जो 60 सेंटीमीटर वाला निशान है वहां से लेके यहां तक कितना प्रेशर पड़ेगा, तो बस केवल उतनी हाइट लेंगे। और अगर बॉटम की बात कर रहा हूँ तो फिर पूरी हाइट लेंगे। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब अगर मैं आपसे कहने लगूं अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रेशर होगा तो आप मेरी बात मानेंगे? यस सर, मानेंगे। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा? बॉटम पर होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा? क्योंकि सर बॉटम से उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी ना भाई। अरे लिक्विड का कॉलम बॉटम के ऊपर कितना भरा हुआ है ये देखना है ना। मतलब नहीं समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा, सुनो ध्यान से, मैंने एक दिन पहले बताया था आपको एक एग्जांपल कि एक पेड़ की डाल पकड़ के मैं लटक गया, मेरा पैर पकड़ के निखिल लटक गया, निखिल का पैर पकड़ के साहिल लटक गया। समझ में आ रही बात ना? तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होगा? अरे पेड़ पर होगा गधो। इतना मोहब्बत मत दिखाओ कि सर आप पे होगा, है ना? बोलने लगे भाई मैं भी तो पेड़ पे लटका हूं। तो सबसे ज्यादा बेचारा कौन झेल रहा होगा? सबसे ज्यादा पेड़ झेल रहा होगा, उसकी डाल झेल रही होगी, वही टूटेगी सबसे पहले। मेरे टूटने से, मेरे पैर टूटने से पहले वो टूटेगी। समझ में आ रही बात ना? वो टूटेगी तो हमारे पैर टूटेंगे ना, वो ना टूटे तो हमारे पैर भी नहीं टूटेंगे, लटके रहेंगे। अगर टूट गई डाल तो सबके पैर टूटेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा लोड कौन झेल रहा है? वो पेड़ झेल रहा है, लेकिन उसके बाद मैं, और फिर सबसे कम कौन झेल रहा है? साहिल। कारण समझ में आ गया? तो हमने कहा भैया क्योंकि हम अब साहिल के लिए कह रहे हैं कि साहिल के ऊपर तो कोई लोड नहीं पड़ रहा है ना। ध्यान दो ये बच्चे, अब ध्यान लगाओ जो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब अब जितना ये गहरा है, आप और लोगों को लटकाते जाइए, जितना ऊपर जाएंगे ऊपर वाले बंदे को उतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होगा। कारण क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा लोड आता चले जाएगा, नीचे वालों का सबका वेट उसके ऊपर पड़ रहा है। उसी तरह से आप जैसे जैसे लिक्विड के ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे, मान लीजिए मैंने कहा इस वाली लेयर पर कितना पानी प्रेशर डाल रहा है, नीचे वाला थोड़ी ना प्रेशर डाल रहा होगा इस पे। समझ में आ रही बात ना? इस वाली लाइन के नीचे जो पानी है वो थोड़ी कह रहा है कि इसको दबा रहा होगा। इस वाली लाइन को कौन दबाएगा? ऊपर वाला कॉलम। समझ में आई बात ना? इसलिए बच्चे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। समझ गए ना? हाँ, मतलब जितना पानी आता जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात ना भाई? अगर मैंने कहा हमारी एक व्यक्ति पानी में डूब कर तैर रहा है, तो जितना ज्यादा डुबा लेगा अपने शरीर को, जितना ज्यादा डुबा लेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। समझ में आ रही बात ना? उसको ऊपर लाना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? ये है सिंपल। तो चलिए ठीक है, ध्यान दे देना, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ए से। अब यहां पर आपको क्या करना है? एक लिक्विड कॉलम कंसीडर करना है अपनी मर्जी से, कि मान लीजिए कि ए और बी पॉइंट से पास होता हुआ कोई एक सिलेंड्रिकल कॉलम ले लिया हमने। ध्यान सुनिए, ए और बी पॉइंट से पास होता हुआ एक इमेजिनरी सिलेंडर। इमेजिनरी का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस कंटेनर के अंदर हमने उस पॉइंट पर एक छोटा सा सिलिंड्रिकल वाटर का सिलिंड्रिकल कंटेनर मान लिया, मतलब एक सिलिंड्रिकल पोर्शन ले लिया पानी का। समझ में आ रही बात ना? और फिर हमने कहा सर इस सिलिंड्रिकल पोर्शन की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताएंगे कि इस सिलिंड्रिकल पोर्शन में जितना पानी है उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, और उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमने उसको मान लिया कितना? mg, ठीक है ना? मास इनटू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात ना? अब ये जो मेरे पास बी पॉइंट, ये वाला जो बी वाला एरिया है, इस पर लग रहा होगा प्रेशर कितना? सर इस पे ऊपर की ओर लग रहा होगा एक F2। कौन सा वाला फोर्स है ये?
अब थ्रस्ट ऊपर से सर ये लग रहा होगा इसके ऊपर, क्या लग रहा होगा, F1। समझ में आ रही बात ना, ये फोर्स हो गया आपका F1, ये वाला फोर्स हो गया आपका F2, ठीक है। अभी को डाउट है? अब ध्यान लगाना, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे प्रेशर डिफरेंस पता करना है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, ये जो मैंने लिक्विड सिलेंडर लिया है इसका मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर कितना हो जाएगा सर, mg मतलब क्या सर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वी रो जी। अब सर ये v निकालना हो तो क्या करना होगा, मैंने मान लिया जो मैंने सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया, इसका एरिया कितना a, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे का मास कितना होगा, तो पूरे का मास इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम इंटू इस पूरे की डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इस सिलेंडर की हाइट, मतलब AH रो जी। ये आ गया क्या, मास ऑफ दैट या वेट ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मान लो ऊपर वाले हिस्से पर प्रेशर कितना है P1, ध्यान दीजिएगा, लेट द प्रेशर एट टॉप, प्रेशर एट ए कौन से पॉइंट पर, एट A इज P1 एंड प्रेशर एट B इज P2। अगर ऐसा हो तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि F1 कितने के इक्वल होगा, वेरी गुड, फोर्स ऑन अपर फेस, देखो ये लड़का बता रहा है, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्स ऑन अपर फेस F1 बराबर कितना हो जाएगा सर, P1 इंटू A होगा। मैं आपसे पूछूं टोटल फोर्स ऑन अपर फेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि तो हो गया हमारा क्या भाई, अपर फेस पे ये तो प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स हो गया, और इसी अपर फेस पर नीचे की ओर क्या भी लग रहा होगा, मैंने कहा ना कि इस पे नहीं पड़ेगा वो वेट, क्योंकि वेट हमेशा कहां एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास पर, और सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, यहां। समझ में आ रही बात ना, तो इसका मतलब ये वाला जो मास है वो तो ऊपर वाले फेस पर काम करेगा ना। तो अगर मैं पूछूं टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स ऑन अपर फेस, टोटल फोर्स ऑन अपर फेस कितना हो जाएगा, ये तो हो गया, देखो फोर्स ऑन अपर फेस आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय प्रेशर के कारण कितना फोर्स लगेगा, वो हो गया सर इतना, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर टोटल फोर्स F बराबर कितना हो जाएगा, F1 डैश कह लेता हूं उसको, ठीक है ना, F1 डैश कितने के इक्वल सर, mg प्लस, पूरा लिख देता हूं, ठीक है ना, mg प्लस P1A होगा, mg की वैल्यू भी आपके पास है, और P1 और A को भी वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ एक और बात समझो, ठीक है, नीचे वाले सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन लोअर फेस, फोर्स ऑन लोअर फेस, वेरी गुड, P2 इंटू A, फोर्स ऑन लोअर फेस F2 बराबर P2 इंटू A, वहां का प्रेशर इंटू वहां का एरिया। अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स बताओ पूरे पर, इस पूरे सिलेंडर पर नेट फोर्स, भाई मैंने क्या बताया आपको, इस सिलेंडर पर दो फोर्स तो लग रहे हैं नीचे की ओर, कौन कौन से दो फोर्स, एक तो P1 इंटू A अपर वाले फेस पर प्रेशर के कारण पड़ने वाला फोर्स, देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो अपर फेस पर लगने वाला प्रेशर P1 और वहां का एरिया A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों तरफ का सेम ही है, तो इसलिए P1 इंटू A ये तो हुआ फोर्स ड्यू टू प्रेशर एज वेल एज सर वेट ऑफ द लिक्विड, तो दोनों मिलकर कितना हो गया सर, P1A प्लस mg। लोअर फेस पर लगने वाला फोर्स, तो सर वहां पर वेट के कारण फोर्स नहीं लगेगा, समझ में आ रही बात ना, क्योंकि वो वेट कहां पर लटका है, अपर फेस पर लटका है, ये जो mg लटका है समझो वो एक तरीके से अपर फेस पर लटका है, नीचे वाले फेस पर थोड़ी ना, ऊपर की ओर थोड़ी ना mg होगा, वेट इज ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं होता, तो नीचे से लेकिन जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, अपवर्ड, कितना F2 कितने के इक्वल, P2 इंटू A। अब सर अगर मैं पूछूं नेट फोर्स कितना हो गया, पूरा मिला जुला कर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, अच्छा एक बात तो वो तो आप निकाल देंगे, नेट फोर्स मतलब क्या होता है सर, सबका मिला के वेक्टर सम। अब वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, अपवर्ड वालों को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड वालों को नेगेटिव, या डाउनवर्ड वालों को पॉजिटिव तो अपवर्ड वालों को नेगेटिव लेंगे। लेकिन सर चूंकि ये सिलेंडर किसमें है, एक बात होता, मैंने ये यहां कंसिडर किया है ना, आप मेरी बात समझ, सबसे बड़ा पता क्या है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है, आपको ये लग रहा होगा ये सिलेंडर कहां से आ गया इसमें पानी में, इमेजिन कैसा, और वो भी कैसा, इसीलिए इसको मैं लेट नहीं लिखवा रहा हूं कि लेट कर लो या कंसिडर कर लो, क्या कह रहा हूं,
इमेजिन कर लो। इमेजिन क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सिलेंडर है ही नहीं वहां, समझ रहे हो ना भाई। लेट करना है, कंसीडर करना तो होता नहीं कि हम डालते उसमें पहले सिलेंडर, लेकिन हमने कहा कि आप इस पूरे में से ना एक छोटा सा सिलिंड्रिकल कंटेनर अपने मन में एज्यूम कर लो। कितने के बीच में? जिन 2 पॉइंट के बीच का आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, बस उतनी हाइट का सिलेंडर। एरिया कितना ले लूं सर? जितना तुम्हारा मन करे। अगर तुम्हारा मन है तो पूरे का भी एरिया ले सकते हो, नहीं समझे? हे बच्चे इधर ध्यान लगाओ। अगर आपका मन है तो आप ये भी कह सकते हो कि सर मैंने यहां से, मुझे ए और बी के बीच का क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस। तो सर मैं क्या यहां से लेके यहां तक का ये पूरा सिलेंडर ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। क्लियर है? तब भी एरिया क्या रहेगा दोनों का? सेम। तो इसका मतलब नीचे का एरिया ऊपर का एरिया ए रहेगा। हाँ सर, जो अपर फोर्स लिखा है उसकी जगह टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स सिर्फ नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है। अपर कहाँ लिखा मैंने लिखा देखो, फोर्स ऑन अपर फेस, अपर फेस पर लगने वाला फोर्स, कोई बात नहीं है बाय प्रेशर। और ये किधर होगा? ये तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही तो होगा, तो लिख लो इसको। यहां लिखना चाहो यहां लिख दो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी डाउनवर्ड ही है, ये तो वही तो हुआ। ये दोनों कैसे लग रहे होंगे? डाउनवर्ड। और ये वाला कैसे लग रहा होगा? अपवर्ड। अब सर डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे, या तुम्हारा मानो अपवर्ड को नेगेटिव, डाउनवर्ड को अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। टोटल फोर्स। अच्छा बताओ, ये सिलेंडर जो हमने अपने मन में कंसिडर किया है, ये यहां से लेके यहां तक का जो लिक्विड कॉलम है, ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? अरे अगर टैंक भरा है तो सर कोई भी आप कहीं से भी उठा लीजिए, हर एक पार्ट किस में पाया जाएगा? इक्विलिब्रियम में, तभी तो रुका हुआ है, तभी तो स्टैटिक है। समझ में आ रही बात ना? तो हम कहेंगे सिंस द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। ये चूंकि किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट इक्वल टू 0 मतलब अपवर्ड को ले लो पॉजिटिव और डाउनवर्ड को ले लो नेगेटिव। F2 माइनस F1 माइनस mg इक्वल टू 0। ये यहां से क्या आ जाएगा? F2 इक्वल टू F1 प्लस mg। मुझे पूरी में बात समझ में आ रही होगी। आप मुझे बताओ F2 का फॉर्मूला P2 इंटू ए बराबर P1 इंटू ए प्लस mg आपने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, AH रो जी। बोलो याद आ रहा कि नहीं? यहां से ए कॉमन आ रहा है क्या? ये आ जाएगा भाई P2 बराबर ए कॉमन लिया सर मैंने, तो यहां पर बचेगा P1 प्लस H रो जी, H रो जी। इस अच्छा सॉरी, ये यहां पर क्या आ जाएगा? P2 इंटू ए, P2 इंटू ए। अब इस ए से सर ये ए कैंसिल, क्या बचेगा? P2 बराबर P1 प्लस H रो जी। क्लियर है? अब ये आना ही चाहिए था, नहीं समझे? यहां पर इस कॉलम, इस वाली लाइन पर लगने वाला प्रेशर कितने के इक्वल होना चाहिए? सर ये जितना प्रेशर ये है ये, और जो इसके ऊपर पड़ रहा है वो पूरा मिलाकर आएगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर डिफरेंस निकाल दूं तो वो आएगा सर P2 माइनस P1 बराबर कितना? H रो जी। समझ में आई बात ना? डेल्टा P का फॉर्मूला होता है सही मायनों में ये H रो जी। लेकिन सर अभी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, पक्का? अब अगर मैं कह दूं, मान लीजिए कि मैंने आपसे कह दिया कि ये जो ए पॉइंट है ये एकदम कंटेनर के कहां पर है? टॉप पर है, और मैंने इस कंटेनर में भरे हुए लिक्विड की हाइट को कितना माना है? कैपिटल H। मान लीजिए इसको मैंने कैपिटल H माना है, ठीक है? तो अब मैं यहां पर एक स्पेशल केस बना दे रहा हूं। स्पेशल केस क्या बना रहा हूं कि इफ ए इज एट द टॉप, ए कहां पर है? ए पॉइंट कहां पर है? मान लीजिए टॉप पर है, और बी इज एट द बॉटम, बी इज एट बॉटम। अगर बी कहां पर हो? बॉटम पर। आप मुझे बताओ, पहली बात तो अगर ए टॉप पर होगा तो बताइए पी कितना आएगा? अगर मैंने आपसे पूछा ए पर सॉरी जो मेरा ए पॉइंट है यहाँ है टॉप पर, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? वेरी गुड। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर P1 बराबर PA होगा। व्हाट डू मीन बाय PA? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है ना? बहुत अच्छे, PA। और सर P2 बराबर कितना हो जाएगा? P2 बराबर, बस मुझे निकालना है तो मैं P2 मुझे निकालना ही है, या तो हम कह देंगे सर P2 माइनस PA बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल H रो जी हो जाएगा। हाइट कौन सी लोगे? कैपिटल H रो जी हो जाएगा। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं P2 बराबर क्या आ जाएगा? PA प्लस H रो जी। नहीं समझे? PA प्लस H रो जी। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ही चाहता हूं कि इस बॉटम पर लगने वाला टोटल प्रेशर कितने के इक्वल होगा? कितने के इक्वल होगा? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
एच रो जी। अगर कोई तुमसे पूछे इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दे तो जो बचा हुआ प्रेशर होगा वो किसका होगा? सर लिक्विड का होगा। इसलिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कितना होगा केवल? तो सर कैपिटल एच रो जी, मतलब जितना लिक्विड कॉलम की हाइट है वो, जितनी लिक्विड कॉलम की हाइट है वो इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और ग्रेविटी। अगर टोटल प्रेशर पूछे कोई आपसे, मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? आपने एक गिलास पानी भरा हुआ है, एक गिलास पानी आप अपने हाथ में लिए हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताओ कंटेनर की यानी कि गिलास की बॉटम पर टोटल प्रेशर कितना है, तो आपका जवाब होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। और अगर केवल कोई आपसे पूछे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कितना होगा, लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, छोड़ दो एटमॉस्फेयर को, तो फिर कैपिटल एच रो जी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो फॉर्मूला यानी दोनों याद करने हैं। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस एच रो जी, और केवल लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक है ना? हाँ बताओ। किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 के इक्वल होना चाहिए। अब मैंने नेट फोर्स निकालने के लिए क्या किया? अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जिनका एरो है उनको पॉजिटिव, नीचे की। अब तक हम ऐसा ही मानते हैं हमेशा कि जिन फोर्स का एरो ऊपर की ओर होता है उनको पॉजिटिव ले लो, जिनका एरो नीचे की ओर उनको, तो ऊपर की ओर F2 है और नीचे की ओर F1 और mg है, तो F2 पॉजिटिव F1 mg नेगेटिव। इन सब का सम क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल। ये माइनस का था, उधर जाके क्या हो गया? प्लस। F2 की वैल्यू तुम्हारे पास है कहाँ? ये रही P2 इंटू ए। F1 की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी? P1 इंटू ए। mg की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी? AH रो जी। हमने उठा करके mg की वैल्यू रख दी AH रो जी। समझ में आ रही बात? पक्का? फिर मैं इसको ऊपर ले गया, P2A बराबर इन दोनों में से A कॉमन आ गया, एरिया कॉमन आ गया। अब देखो एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करता? एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि एरिया कैंसिल आउट हुआ है, हमने उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि ए की वैल्यू उठा के कुछ और रख दी और ए हटा नहीं उसमें से। अच्छा ऐसा भी तो होना ना कई बार, जैसे मान लो, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन, अगर मैं आपसे बोलूं प्रेशर इज इक्वल टू 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर, प्रेशर ऑफ ए सिलिंड्रिकल बार, प्रेशर ऑन अ सिलिंड्रिकल बार या प्रेशर ऑन अ बकेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो आप इसको सही मान लेंगे नहीं मान लेंगे? मान लेंगे बिल्कुल। क्यों मान लेंगे? सर बकेट का फोर्स यानी कि बकेट का वेट अपॉन उसका एरिया, बस आपने क्या कर दिया, उसको डायमीटर के टर्म्स में बोल दिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे। तो अगर पाई बाय 4 डी स्क्वायर मैंने बोला है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सर इसमें तो एरिया खत्म हो गया ना। अच्छा बताओ ना, अगर मैंने फॉर्मूला बोला, यार तुम लोग मेरी बात को सुनते क्यों नहीं गौर से? अभी मैं इसको बाद में नोट करना, जो मैं बात कर रहा हूं पहले उसको समझो। मैंने कहा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बताओ इस फॉर्मूले को देखकर समझ में आ रहा है कि नहीं कि फोर्स प्रेशर एरिया पर डिपेंड करता है? ये सर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले में एफ अपॉन इसको कर दूं कितना, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, अब बताओ कि इसको देखकर समझ में आ रहा है कि नहीं कि एरिया पर डिपेंड करता है? तो हम बोलेंगे सर ये देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन करता है एरिया पर डिपेंड। समझ गए ना? कारण क्योंकि हमने एरिया को कैंसिल आउट नहीं किया, एरिया किसी से कटा नहीं है, बस हमने एरिया को दूसरे टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मतलब एरिया का फार्मूला किसी और टर्म्स में लिख दिया। एरिया कोई गायब थोड़ी ना हो गया, ये भी तो एरिया ही है ना। तो इसलिए मैं कहना क्या चाहूं, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो कभी भी फॉर्मूले को देखकर ये नहीं डिसाइड करते हम लोग कि बताओ ये चीज इस पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। जैसे मैंने कह दिया F बराबर म्यू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर म्यू आर। अब मैं पूछूं बताओ फ्रिक्शन मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? तो अब हम सोचेंगे सर म्यू आर F बराबर म्यू आर, तो म्यू और आर दो ही चीजें तो हैं बस, तो म्यू पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा लगता है देखने में, अगर आप खाली फॉर्मूले को देख रहे हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, सर आर तो खुद मास पे डिपेंड करता है, इसलिए आर mg के इक्वल ही होता है। हमने सर बस क्या किया, mg की जगह हटाकर क्या लिख दिया, आर लिख दिया। समझ गए ना? अभी कोई डाउट है? बहुत अच्छे। लेकिन जहां पर सर चीजें क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट, जैसे मैंने कहा VE मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। सर कारण क्या है? क्योंकि वो डेराइव करते समय m से m कट गया था, इसलिए तो केवल फॉर्मूला बेस नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि डेरिवेशन से पूरा क्लियर होता है चीजें। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो पूरा क्लियर होता है कि अच्छा इसमें m से m कैंसिल आउट हुआ था बीच में, इसलिए मास पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रही बात? क्या आज के बाद आप किसी फॉर्मूले को देखकर ये बताओगे कि ये चीज इस पे डिपेंड करती है? जो दिख रहा हो तो साफ साफ कह सकते हो, लेकिन जो दिख नहीं रहा उसके बारे में मत बोल देना कि नहीं इस पे डिपेंड नहीं करता।
मेरी बात को समझ में आ रही ना? बोलना अभी नहीं पता मुझे पहले फॉर्मूले के डेरिवेशन पर जाना पड़ेगा। पहले मुझे फॉर्मूले के को चीर फाड़ करके देखना पड़ेगा कि हाँ ये इस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। समझ में आ रही बात ना? हाँ, जो दिख रहा है उस पर तो कह सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो कोई भी कह देगा यस सर, हाफ mv²। समझ में आ रही बात ना? अरे भाई बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे। अगर मैंने कह दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी हाफ I ω², तो फॉर्मूले में क्या आया? हाफ I ω²। तो फॉर्मूले को देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। क्लियर? लेकिन ये कोई अब इन दो के अलावा सर ये तो कंफर्म है, इन पे तो डिपेंड करती है। अब अगर इनके अलावा कोई कहने लगे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, तो हम कहेंगे भैया देखना पड़ेगा। देखेंगे कैसे? हम कहेंगे अच्छा आई का रिलेशन कुछ मास से है क्या? हाँ है। तो हम बोलेंगे हाँ, भले ही हम इसमें दिख ना रहा हो लेकिन फिर भी मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद किस पे डिपेंड करता है? मास पर। अभी बोलो बात समझ में आएगी नहीं? और मैंने आपको जानबूझ के किसके लिए इतनी देर से समझा रहा हूँ ये बात, जो मैं इतनी देर से कह रहा था कि जैसे मुझसे निखिल ने टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ था पहले पूछ लिया था कि सर अगर कंटेनर बड़ा हुआ तो भाई एरिया कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात को समझ में आ रही है? एक बात फिर कह रहा हूं, आपके कैंपस में जो टैंक है उतनी ऊंचाई पर आप अपने घर का टैंक लगा दो, उतनी ऊंचाई पे उतना बड़ा टैंक लगा दो, दोनों के बॉटम पर पड़ने वाला प्रेशर सेम होगा। समझ में आ रही बात ना? बशर्ते कि बॉटम के ऊपर भरे हुए लिक्विड की हाइट उतनी हो। ये भी नहीं कि हमने उतना ऊंचाई का टैंक भर दिया, हमने सर टैंक तो लगा दिया उतनी ऊंचाई पे, एक टैंक लगा ये हमारा कैंपस का टैंक और एक ये लगा है सर हमारा अपना टैंक, हमने दोनों को बराबर ऊंचाई पे ले गए हम। लेकिन बराबर ऊंचाई पे ले जाकर एक को हमने भर दिया फुल, एक को हमने भर दिया आधा, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात ना? अभी को डाउट है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं फिर कहें नहीं सर गलत हो गया है, तो अगर आपने इसको आधा भरा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आधे से मतलब नहीं है, कुल मिला के जितनी ऊंचाई तक पानी उसमें भरा है उतनी ऊंचाई तक अगर पानी इसमें भरा होगा तो दोनों का प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? एरिया अलग भी हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं, मैंने इसीलिए बोला एरिया कट गया बच्चे, एरिया क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इतना बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत बड़े टैंक का और जो आपके घर का टैंक है उस टैंक का, दोनों का बॉटम पर पड़ने वाला प्रेशर सेम होगा। आप उस टैंक से पाइपलाइन ले आओ अपने घर की, और अपने जो घर वाला टैंक है उससे भी पाइपलाइन ले आओ अपने घर की, लेकिन पाइपलाइन जहां से दोनों आपने जहां से आउटपुट पाइप निकाले हैं उसके ऊपर भरे हुए पानी की ऊंचाई सेम होनी चाहिए, तो दोनों टैप से आने वाले पानी की का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। दोनों टैप से भरने वाली बाल्टी सेम टाइम पे भरेगी। नहीं समझे? ये अलग बात है कि सर 4 बाल्टी भरने के बाद या 20 बाल्टी या 100 बाल्टी भरने के बाद ये खत्म और वो अभी चलता रहेगा, अमाउंट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अभी को डाउट है? नहीं? अच्छा अब एक और बात बताओ, अच्छा एक और बात बताओ, हाँ अगर मैंने एक बात और पूछ लिया आप लोगों से कि क्या दोनों बाल्टियां सेम टाइम में भरेगी? अब दिमाग लगाओ, जरूरी नहीं है सर पहली बार जब पानी बाहर आया ना तो सेम प्रेशर से आया होगा, लेकिन सर इससे एक बाल्टी पानी निकाल लेने पर इसका वाटर लेवल बहुत नीचे आ जाएगा। नहीं समझे? और सर उससे एक बाल्टी पानी निकाल के उसका लेवल तो जरा भी नहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा कम होगा, तो सर अब उसका प्रेशर ज्यादा और इसका प्रेशर, समझ में आ रही बात ना? जैसे जैसे मेरा ये छोटा वाला टैंक खाली होता जाएगा इसका प्रेशर कम और उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, कारण शुरू में दोनों का प्रेशर बराबर। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं। शुरुआत में तो दोनों की हाइट बराबर थी सर, तो जब आपने टैप खोली दोनों तो बराबर सेम प्रेशर से बाहर आया पानी, लेकिन सर जैसे जैसे ये वाला टैंक खाली हुआ तो चूंकि इसमें पानी कम है, इसका डायमीटर भी कम है, तो एक बाल्टी पानी लेकर पर ही इसका लेवल अच्छा खासा नीचे चला जाएगा। समझ गए ना? लेकिन उससे एक बाल्टी पानी निकालोगे जो कैंपस वाला टैंक है सर पता भी नहीं चलेगा। मतलब क्या नहीं पता चलेगा? लेवल जितना था ऐसा लगेगा वही है, पता लगा वो एक आध सेंटीमीटर नीचे आएगा, 1 सेंटीमीटर भी नहीं आएगा एक बाल्टी से। समझ में आ रही बात ना? उससे भी कम आएगा। कुछ क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब इसके हाइट में आने वाली कमी कम, उसकी हाइट में आने वाली कमी ज्यादा। अब हम कहेंगे अब इस सिचुएशन में अब आप एक बाल्टी निकालने के बाद फिर बंद कर दो, अब पूछूंगा बताओ अब किसका प्रेशर ज्यादा, तो आप बोलोगे सर अब उसका प्रेशर ज्यादा इसका प्रेशर कम, क्योंकि उसकी हाइट अब ज्यादा हो गई इसकी हाइट कम हो गई। बोलो बात समझ में आने की नहीं? बहुत अच्छी। तो अल्टीमेटली जोर लगाकर एक बात दिमाग में बैठा लेनी है, सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड।
टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहा, टोटल प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज हाइट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लेकिन सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया जाए, केवल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पता करना हो तो सर H, रो और G इस पर डिपेंड करता है। बोलो कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। इसके बाद में ना लास्ट में लिख लीजिएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, यहीं पे लिखा। क्या कह रहे हो बच्चे, मुझे बताओ क्या कह रहे हो? हाँ मेरे प्यारे F1 मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि F1 यहाँ लगा, mg यहाँ लगा, लेकिन दोनों के दोनों ऐसे लग रहे हैं। इसका मतलब इस अपर वाले फेस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1A और सॉरी एक P1A और एक mg। समझ मेरी बात ना? एक्ट तो वो यहाँ कर रहा है, लेकिन इस पूरे कॉलम के हिसाब से देखो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, समझ गए? उसका पॉइंट ऑफ एक्शन तो यहाँ है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की डाउनवर्ड। F1 डैश ये मत बोलो आप, F1 डैश ये कहेंगे इस सिलेंडर पर एक्ट कर रहा है, किधर की ओर? नीचे की ओर। उसका पॉइंट ऑफ एक्शन इन दोनों के अलावा कहीं और हो जाएगा, ठीक? हाँ प्रेशर का मतलब हाँ लिखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय कैपिटल P बराबर H रो G। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय P बराबर H रो G। क्लियर? वेयर H इज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का मतलब है कि उसकी ऊंचाई। अच्छा ये वर्ड बार बार मैं कॉलम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं आपको पता है ना? कॉलम क्या होता है? बिल्कुल सीधी एक लाइन, सीधी एक लाइन, लिक्विड कॉलम। लिक्विड नहीं बोल रहा हूं मैं आपको बार बार कि सारा लिक्विड कितना प्रेशर डाल रहा है, हम बोल रहे हैं लिक्विड कॉलम बॉटम पे कितना प्रेशर डाल रहा होगा, और हर एक कॉलम उतना उतना ही अपने अपने पॉइंट पे डाल रहा होगा, तो सारे पॉइंट पर उतना ही प्रेशर पड़ रहा होगा, हर पॉइंट पर उतना ही प्रेशर पड़ रहा होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। दूसरा H रो मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बताओ किसी एक ही लेवल पर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, किसी एक ही लेवल पर रहने वाले 4 पॉइंट, किसी एक ही लेवल पर लाई करने वाले 4 पॉइंट पर, 4 डिफरेंट पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर सेम होगा। सही है गलत? सही है। किसी भी कंटेनर में जिसमें लिक्विड भरा हो उसके किसी सेम लेवल पर, सेम लेवल पर मतलब एक ही लेवल पर रहने वाले 4 छोड़ो 1000 पॉइंट पे बना दीजिए, सब पे प्रेशर सेम पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? यानी कि अगर 4 पनडुब्बी पानी में डूब कर चल रही हैं, 4 है ना, समझ में आ रही बात ना? सबमरीन्स हैं हमारी, और चारों सबमरीन के ऊपर, क्योंकि पानी में डूब रखी है, ऊपर पानी की जो ऊंचाई है वो बराबर है, तो फिर चारों पर प्रेशर भी बराबर पड़ेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात ना? छोटी सबमरीन बड़ी सबमरीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? हाँ, छोटी सबमरीन बड़ी सबमरीन पे फर्क पड़ता है भाई, जितनी बड़ी शेल होती चली जाएगी किसी चीज़ की, उस पर अपथ्रस्ट उतना ही ज़्यादा लगता चला जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि शेल जितना बड़ा होता चला जाता है अपथ्रस्ट उसी हिसाब से लगता होगा। अभी बात की कहानियाँ हैं, लेकिन फिलहाल आप तो केवल प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम को पढ़िए। हो गया इतना? हाँ बोलो, बोलते जाओ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कैसे? नहीं ऐसे लगेगा। मान जाओ है ना गधे। या अगर ऐसे हुआ ना तो फिर प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है ना? और ये तब तक रहेगा जब तक कि ये वाला कॉलम इसके बराबर ना आ जाए, समझ ना? वो तो रहेगा ही रहेगा। एक और बात बता रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, है ना भाई? अगर हमने कह दिया सर अब ऊपर तो ले लेना है ऐसा, अब ऐसा कंटेनर बना दोगे तो कहानियाँ अलग हो जाएंगी ना। आपने इस तरह की बकेट बना दी, समझ में आ रही बात ना? तो अब हम बोलेंगे सर ये प्रेशर सेम होगा उस हिसाब से, फिर ये प्रेशर निकालना होगा, तो ये तो यहाँ पर बॉटम इसके पास कंटेनर ही नहीं बचा। समझ में आ रही बात ना? तो उनकी कहानी अलग है, लेकिन वो अभी फिलहाल परेशान नहीं होना उसके लिए।
किस तरह की क्रॉस सेक्शन एरिया पर? जैसे नीचे होगा उसके हिसाब से, मतलब जैसा जितना बड़ा होगा उतना। बार बार कह रहा हूँ मैं, नहीं डिपेंड करता, सिर्फ आपको कॉलम की हाइट पता करनी है, ठीक है ना। रही बात इसकी, मैंने कहा अगर ऐसा कंटेनर है ना, अगर ऐसा कंटेनर है तो आप इसको देखोगे ना कि इसके ऊपर लिक्विड कॉलम कितना हो, यहाँ पर प्रेशर डाल रहा होगा। यहाँ पर प्रेशर देखेंगे तो सर इसके ऊपर लिक्विड कॉलम कितना हो, वो इसमें प्रेशर डाल रहा होगा। नहीं समझे भाई, ये लिक्विड कॉलम इस पर प्रेशर डालेगा, ये यहाँ प्रेशर डालेगा, ये यहाँ प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, वो सरफेस के बारे सरफेस के, हाँ तो इसके दो, ये जो इसके ऊपर लिक्विड कॉलम है ना, उसके दो, उसका फोर्स जो होगा, उसका वेट जो होगा, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। वो वाला हिस्सा जो कि परपेंडिकुलर पड़ेगा वही पर डालेगा प्रेशर, ठीक है ना। हाँ एक डालेगा ना भाई, ये जो पड़ेगा ये प्रेशर डालेगा, और जो इसके पैरेलल हो जाएगा वो नहीं डालेगा। मतलब एक कंपोनेंट तो ऐसे हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, एक इसके पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल वाला थोड़ी प्रेशर डालेगा, मतलब इसका जो पैरेलल होगा वो प्रेशर नहीं डालेगा, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माइंड। नेक्स्ट टॉपिक भी लिख लीजिए, ठीक है ना। टाइम देखो एक बार, हे बच्चे टाइम बताओ। 5 पूरे बज गए, ओके। तो पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पर नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिए। हाँ बच्चे को ठीक है। तो भाई एक और टॉपिक कर लो, ये बेचारा बच्चा परेशान है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेक्स्ट डालिए एक और, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ बच्चे सुनो भाई, एक मिनट सुनो। एक सवाल है हमारे सामने कि सर हम लोग ना ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर एफ जैसे क्या, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। जैसे हमने कहा ये इस पे प्रेशर डाल रहा है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रेशर में और फोर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। ऐसा जैसे फोर्स है तो उसमें और प्रेशर में मतलब लग रहा है कि एक जैसे ही है दोनों टर्म, लेकिन ऐसा नहीं है ना। फोर्स का काम कुछ और है, प्रेशर का काम कुछ और है। फोर्स किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज लाना चाहता है या ले आता है ना, और प्रेशर इनमें से कोई भी काम नहीं करता। वो कह रहा है हमें तो ये देखना है कि ये फोर्स जो चेंज लाना चाहता है ये कितना है। अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा, यानी कि उस काम को करने के लिए प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना। जैसे एक लिक्विड कॉलम, एक बाल्टी भरी हुई है, तो उस बाल्टी में भरे हुए पानी का जो वेट है, वेट प्रेशर नहीं, वेट है, उस वेट का काम है किसी भी तरह उस तली को तोड़कर नीचे निकल जाना। समझ में आ रही बात ना। क्योंकि उस वेट का, वो वेट क्या चाहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स है। फोर्स का काम होता है बॉडी की पोजीशन में तो चेंज ले आना या लाने की कोशिश करना। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ इस बाल्टी में भरा हुआ पानी, अभी भरे हुए पानी का वेट क्या चाहता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर वो इस तली को तोड़कर नीचे निकल जाना चाहता है, ठीक है ना। दिस द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बट वो कर नहीं पा रहा है इतना। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सर हमने एरिया को बढ़ाकर प्रेशर इतना कम कर दिया है कि वो इस काम को कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना। तो यानी कि प्रेशर को रिड्यूस करना, जितना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, मतलब उस काम को, यानी कि फोर्स के उस एक्शन को कराने के लिए जितना प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा उतना ही वो फोर्स का एक्शन आसानी से हो पाएगा। समझ मेरी बात ना। यानी कि अगर आप उसी कॉलम को, इस बाल्टी को आप क्या कर दो, पतला करते चले जाओ, बहुत छोटा सा बॉटम बना दो इसका, और इतना ही पानी भर दो उसमें, तो भैया ये टूट कर बाहर निकल जाएगा। समझ मेरी बात ना। तोड़ देगा तली को तब। समझ मेरी बात। कई बार होता है ना कि पता लगा हमारा भाई लिमिट से ज़्यादा कहीं पानी क्या हो गया। आपने देखा होगा पॉलीथीन वगैरह के जो छप्पर डाले जाते हैं उनमें अक्सर बरसात का पानी कभी कभी भर जाता है ना। गाँव में छप्पर पड़े रहते हैं, उनके ऊपर पॉलीथीन पड़ी रहती है। पता लगा पॉलीथीन का एक हिस्सा नीचे निकल आया और उसमें पानी जमा हो गया। कुछ दिन तक वो पानी जमा होता गया, पन्नी फटी और पानी निकल गया बाहर। तो पानी का जो वो, ध्यान सुनना, पानी का जो अमाउंट था, उस अमाउंट का काम था उस पन्नी को फाड़ कर नीचे निकल जाना। ये फोर्स का एक्शन है। लेकिन उसका जो एरिया है उसका काम है इस फोर्स को बियर करना। समझ में आ रही बात ना। कि जितना ज़्यादा ये एरिया होता उतने ही कम चांस थे कि वो फटती, ठीक है ना, पन्नी फटती। समझ में आ गई बात। दोनों में डिफरेंस ही है।